हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ऋषभ देवानंद। आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीजें आपको जान के चलना पड़ेगा। दैट इज द हमको ये जानना है कि सिल्ट और क्ले को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पता कैसे करोगे कि ये सिल्ट है ये सैंड है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिल्ट एंड क्ले अगर लिखना चाहो, या फिर आइडेंटिफाई क्ले एंड सिल्ट, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हो। उसमें हम लोग जानेंगे, पहला टेस्ट होता है उसका टेस्ट हम लोग देखेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि वो हमारा जो सैंपल है, गिवन सैंपल, वो सिल्ट है कि क्ले है। ठीक है, तो देखो पहला टेस्ट हो जाएगा अपने पास डिस्पर्सन टेस्ट। डिस्पर्सन टेस्ट, इस टेस्ट में हम लोग करेंगे क्या, देखो मैं आपको एकदम लिखाने वाला नहीं हूँ, एकदम बच्चे टाइप का। आप लोग तो हो नहीं, बड़े बड़े हो चुके हो, तो आप लोग क्या करो, खुद से लिखना, मैं समझाते जाऊंगा, आप लोग अपने से लिख लेना। ठीक है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो डिस्पर्सन टेस्ट में होता क्या है, हम लोग पॉट लेते हैं या फिर बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में क्या करेंगे, हम लोग पानी डाल देंगे। ठीक है, पानी डाल देंगे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक स्पून, ठीक है ना, वन स्पून सैंपल लेंगे, एक चम्मच सैंपल लेंगे, जो हमारा सैंपल है, और उस सैंपल को हम लोग इसमें डाल देंगे, इस बर्तन में। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो अब इसको पुट करने के बाद, ठीक है ना, एक चम्मच सैंपल को पुट करने के बाद, अगर वो जो सैंपल है, अगर वो सॉइल के पार्टिकल है, 10 से 15 मिनट में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में अगर सेटल हो जाते हैं तो वो क्या है, आपका सिल्ट है। अगर 10 से 15 मिनट टाइम लगे सेटल होने में, तो वो पार्टिकल क्या है, वो सैंपल क्या है, आपका सिल्ट है। अदरवाइज अगर ज्यादा टाइम ले अदरवाइज अगर ज्यादा टाइम ले, 15 मिनट से ज्यादा टाइम ले, तो वो क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। ये पहला टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टेस्ट हम लोग देखते हैं। डिस्पर्सन टेस्ट के बाद सेकेंड टेस्ट हो जाएगा आपके पास डाइलेटेंसी टेस्ट। डाइलेटेंसी टेस्ट हो जाएगा। डाइलेटेंसी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से सैंपल लेंगे, मॉइस्ट सैंपल लेंगे। इस बार मॉइस्ट सैंपल लेंगे। मतलब मॉइस्ट सैंपल मतलब समझ गए ना, उस सैंपल में हम लोग क्या, पानी भी मिलाए हुए हैं। ठीक है, तो मॉइस्ट सैंपल लेंगे। मॉइस्ट सैंपल को फिर हम लोग क्या करेंगे, पाम के ऊपर पुट करेंगे। किसके ऊपर प्लेस करेंगे, पाम के ऊपर। पाम मतलब पाम बोल लो या फिर टिम्बर बोल लो, ठीक है ना, पाम ट्री जान रहे हो ना, उसी टिम्बर के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग अपने जो मॉइस्ट सैंपल है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। मॉइस्ट सैंपल को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे टिम्बर के ऊपर में। अगर, ठीक है, अगर आपका क्या हो गया, मॉइस्चर अपीयर हो गया, मॉइस्चर क्या हो गया, अपीयर हो गया ट्री के टिम्बर में, अगर मॉइस्चर अपीयर हो गया इस मॉइस्ट सैंपल को पुट करने पे, तो वो क्या है, आपका सिल्ट है। ठीक है ना, मॉइस्चर अगर अपीयर हुआ तो सिल्ट है, और अगर कोई मॉइस्चर नहीं आया, ठीक है ना, उस सैंपल को मैं अपने टिम्बर में रख दिया, मॉइस्ट सैंपल को, और उस टिम्बर में किसी भी प्रकार का मॉइस्चर मेरे को दिखा नहीं, तो वो क्या है, सिल्ट है। बस ये हो गया आपका डाइलेटेंसी टेस्ट। समझ में आ गया। डाइलेटेंसी टेस्ट के बाद थर्ड टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, 3 mm डाया का 3 mm डाया का क्या करेंगे, स्फीयर बनाते हैं। सैंपल का क्या बनाते हैं, 3 mm डाया का स्फीयर बनाते हैं, छोटा छोटा। और उसको फिर क्या करते हैं, स्फीयर बनाने के बाद सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सूखने के लिए छोड़ दिए, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब वो सूख जाता है, जब वो ड्राई हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, फिंगर से उसको दबाते हैं। ठीक है, तो उस सैंपल को 3 mm डाया का जो स्फीयर होता है, छोटा छोटा सैंपल, उसको हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं अपने उंगली से। ठीक है, तो अगर उंगली से प्रेस करने पे, फिंगर से प्रेस करने पे अगर वो प्रेस हो जाता है, अगर वो क्या हो जाए, प्रेस हो जाए, ठीक है ना, दब जाए, तो वो क्या है आपका, तो वो क्या है, अगर दब जाए तो वो सिल्ट है। और अगर प्रेस ना हो, ठीक है ना, नॉट प्रेस्ड, अगर प्रेस ना हो तो वो क्या है, आपका क्ले है। ठीक,
अगर प्रेस हो जाता है तो वो क्या है, सिल्ट है, और अगर प्रेस नहीं होता है तो वो क्या है, क्ले है। आगे समझ में। 3 mm डाया का क्या किए, स्फीयर बनाए, स्फीयर को सूखने के लिए छोड़ दिए, सूख गया, उसके बाद फिर उसको उंगली से प्रेस किए, अगर उंगली से प्रेस हो गया तो वो सिल्ट है, और अगर नहीं हुआ तो क्ले है। ये हो गया आपका ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा टेस्ट, चौथा टेस्ट हो जाएगा अपने पास टफनेस टेस्ट। क्या हो जाएगा, टफनेस टेस्ट हो जाएगा। टफनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को क्या करते हैं, 3 mm डाया, 3 mm डाया का थ्रेड बनाते हैं। 3 mm डाया थ्रेड में क्या करते हैं, क्रम्बल करते हैं, बेलते हैं। 3 mm डाया का अगर वो बेला जाता है, ठीक है ना, विदाउट क्रेक, विदाउट अपेयरिंग क्रेक, या फिर विदाउट डेवलपिंग क्रेक, क्रेक अगर डेवलप नहीं होता है, ठीक है, 3 mm डाया का जो थ्रेड है वो इजिली क्रम्बल हो जाता है, तो वो क्या है, क्ले है। वो क्या है, क्ले है। अदरवाइज वो क्या है, सिल्ट है। अगर 3 mm डाया का थ्रेड बनाने में क्रेक अपीयर हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, सिल्ट है। और क्रेक नहीं आता है, इजिली 3 mm डाया का थ्रेड बन जाता है, तो वो क्या है, आपका क्ले है। बस यही है, टफनेस टेस्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे 4 तरीकों से आप लोग क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो सिल्ट है कि क्ले है। आगे समझ में। ठीक, उसके बाद आपको जानना है, ठीक है ना, ये सब लिखाने लायक चीज नहीं है, एकदम छोटा छोटा चीज है, सुनो और अपने से लिख लो जिसमें बनता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जो होता है 0.02 mm से जब बड़ा हो पार्टिकल का साइज, ठीक है, तो उसका कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनता है। अगर पार्टिकल का साइज, सॉइल सिंपल है, सॉइल का पार्टिकल का साइज अगर 0.2 mm, 0.02 mm से क्या है, बड़ा है पार्टिकल का साइज, तो उसमें कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनता है। कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कि ये आपके सॉइल के पार्टिकल हैं। ये सॉइल के पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो पार्टिकल, जो मुख्य रूप से ये जो पार्टिकल होते हैं, इसके अंतर्गत में क्या क्या आ जाएगा आपका कोर्स ग्रेन्ड में, ग्रेवल आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, ठीक है, ग्रेवल सैंड ही क्या होंगे, आएंगे कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में। और ये जो होते हैं अपने खुद के मतलब सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण क्या होते हैं, सेटल होते हैं। सेल्फ वेट के कारण क्या होते हैं, सेटल होते हैं। तो ये है आपका क्या, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स टू सेटल द स्ट्रक्चर, टू सेटल द पार्टिकल, ठीक है ना। तो पार्टिकल के सेटल होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब खुद के वेट के कारण वो क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर हो गया। आगे समझ में कुछ नहीं है। और कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर किनका होता है, तो ग्रेवल सैंड का होता है, जिनकी साइज क्या होती है, 0.2 mm से बड़ी होती है। उसके बाद देखते हैं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की बात करूं तो जिस पार्टिकल का साइज 0.0002 mm से लेके 0.02 mm तक हो, ठीक है, मतलब 0.2 mm से लेस होना चाहिए, 0.2 mm से लेस पार्टिकल इसके अंतर्गत में आते हैं। और कहाँ तक, 0.0002 mm, या फिर इसको मैं 0.2 माइक्रोन भी लिख सकता हूँ। तो वहां तक के जो पार्टिकल होते हैं वो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बनाते हैं। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसमें जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं
मधुमक्खी के छत्ते के जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा करके आपका क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। समझ गए? तो ये आपका क्या है, कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जा रहा है। ऐसा पार्टिकल क्या रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्शन में रहेंगे। लेकिन इस प्रकार के पार्टिकल में आपको दिख रहा होगा बीच में आपको वाइड क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। वाइड ज्यादा मिलेगा तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होगी, परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होगा, ज्यादा होगा। परमिएबिलिटी नहीं पता ना आपको, परमिएबिलिटी बस इतना समझ लो, जो सॉइल के वाइड्स होते हैं उस वाइड से पानी का ट्रेवल करना, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, जितने अच्छे से ट्रेवल कर पाएगा वो सॉइल उतना ही ज्यादा परमिएबल कहलाएगा, ठीक है। और जिसमें अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएगा वाइड के थ्रू, पानी या फिर वाटर, तो वो इम्परमिएबल सॉइल या फिर लेस परमिएबल सॉइल कहलाएगा। तो अब इनकी वाइड बड़ी है तो परमिएबिलिटी क्या होती है, इस प्रकार के सॉइल की ज्यादा होती है। इस प्रकार का सॉइल मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, क्ले हो जाएगा, क्ले इसके अंतर्गत में आएगा, और सिल्ट इसके अंतर्गत में आएगा। क्ले सिल्ट इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या क्या देख लिए, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता कैसे है ये देख लिए, कितने साइज के पार्टिकल आते हैं वो देख लिए। अब वाइड ज्यादा है तो परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, ये देख लिए, ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, क्ले और सिल्ट हो जाएगा। अब लास्ट चीज बच गया, इससे पहले हम लोग देखे थे कोर्स ग्रेन पार्टिकल। उसमें जो होता था पार्टिकल के सेटल होने के लिए कौन जिम्मेदार होता था, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अपने खुद के वेट के कारण सेटल हो जाता था। इसमें अब पार्टिकल के सेटल होने के लिए दो फोर्स जिम्मेदार होगा, एक तो खुद ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी ये सेटल होंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होंगे, स्लोली सेटल होंगे। और उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस याद रखना सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स, सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है ना। इन दोनों फोर्सों के कारण क्या होंगे, पार्टिकल सेटल होंगे। जो इस रेंज में आएंगे वो पार्टिकल जो है इन दोनों फोर्स के कारण सेटल होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स। सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को नीचे ढकेल रहा है, मतलब कि ये जो ऊपर के पार्टिकल है नीचे के पार्टिकल में वजन डालेंगे और आगे समझ में और सेटल कर देंगे, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं। तो वही सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स है और कुछ नहीं, एक दूसरे के वेट के कारण सेटल होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। ये हो गया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर का था ये। अब तीसरे नंबर का देखेंगे। फ्लोक्यूलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। फ्लोक्यूलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत में अब 0.0002 mm से भी जो पार्टिकल छोटे होंगे, ठीक है, वो इसके अंतर्गत में आएंगे। अब बेसिकली एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत में जो फाइन क्ले है, ठीक है ना, फाइन क्ले बोल लूं या फिर क्या बोल लूं, कोलाइड्स, ठीक है, कोलाइड्स इसके अंतर्गत में आते हैं। कोलाइड्स मतलब क्या हो जाएगा, क्ले से भी जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड्स कहलाएंगे। तो कोलाइड्स इसके अंतर्गत में आ जाएंगे। अब इसमें देखो फ्लोक्यूलेंट और डिस्पर्स्ड दो प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, दोनों को देख लेते हैं। फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, फ्लोक्यूलेंट इधर लिख रहा हूं और इधर डिस्पर्स। फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एज टू एज ओरिएंटेशन होता है। क्या बोला मैं, एज टू एज ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन जो होता है स्ट्रक्चर का वो एज टू एज होता है। इसको समझते हैं, जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में एज में हमेशा पॉजिटिव और बीच में क्या होगा, निगेटिव बॉन्ड होता है। तो एज से एज क्या होगा, कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा करके आपका क्या होगा, कनेक्टेड होगा। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। एज से एज क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है।
इस प्रकार से क्या होगे, ऐसे इस प्रकार से पूरा बनाते जाओगे तो स्ट्रक्चर बन के आते जाएगा। तो सॉइल के जो पार्टिकल हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इसको एज टू एज ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एज से कनेक्टेड है ना आपका स्ट्रक्चर, तो एज टू एज ओरिएंटेशन, इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो मिलेगा अपने को, ठीक है ना, ऐसा मिलते जाएगा आपको, बनाते जाना। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, वाइड ज्यादा रहता है, ठीक है ना, वाइड आपको फिर से दिख रहा होगा ज्यादा। तो फिर से क्या हो जाएगा, इसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, परमिएबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, शियर स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल भी क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ बोल लो या फिर शियर स्ट्रेस बोल लो, स्ट्रेंथ लिख देता हूं अभी। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। सॉइल जो होगा कंप्रेसिबल नहीं होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा आपका सॉइल का, लो होगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जिसमें बन रहा है, तो एज टू एज ओरिएंटेशन हो गया ये। आगे समझ में आपको याद क्या रखना है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में किस प्रकार का ओरिएंटेशन, एज टू एज ओरिएंटेशन होता है। उसमें क्या होता है, बीच में वाइड पाए जाते हैं, वाइड ज्यादा होने के कारण परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में शियर स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कम होता है। अब इसमें देखेंगे डिस्पर्स स्ट्रक्चर में जो होता है फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है। इस प्रकार में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा पार्टिकल हो गए, और उसके बाद फिर ये ऐसा पार्टिकल, ये ऐसा पार्टिकल, ऐसा करके आपका क्या हो गया, कनेक्टेड होते जाएगा आपका पार्टिकल, ठीक है। इधर आप क्या करते जाना, कनेक्टेड करते जाना, ठीक। आया कि नहीं समझ में, थोड़ा अच्छे से बना लेना। नहीं बना रहा हूँ। हम्म, ऐसा करके कनेक्टेड करते जाओगे तो आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो इसमें हमको दिख रहा है अभी थोड़ा वाइड ज्यादा दिख रहा है, वाइड थोड़ा कम होता है, थोड़ा ये ऐसा रहता है ना, ऐसा करके वाइड को कम बना लेना, यहाँ पर वाइड कम रहता है, ठीक। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना डाला, वाइड कम रहता है। तो इनके बीच में वाइड क्या होता है, एज कंपेयर टू दिस, मतलब कि एज टू एज ओरिएंटेशन, वाइड कम रहेगा। अब वाइड जब लेस रहेगा तो परमेबिलिटी क्या रहेगा, परमेबिलिटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के क्या रहेगा, परमेबिलिटी लेस रहेगा। शियर स्ट्रेंथ क्या रहेगा, लेस रहेगा, शियर स्ट्रेंथ को टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शियर स्ट्रेंथ क्या रहेगा, लेस रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगा आपका, हाई रहेगा, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी हाई रहेगा। बस यही है, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। बस याद क्या रखना है आपको, इसमें फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है, इसमें एज टू एज ओरिएंटेशन होता है। ओके, तो ये था आपका सॉइल स्ट्रक्चर। दूसरा सॉइल स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे दूसरे प्रकार का, कंपोजिट सॉइल के लिए, ठीक है ना। सॉइल स्ट्रक्चर फॉर कंपोजिट सॉइल, सॉइल स्ट्रक्चर फॉर कंपोजिट सॉइल। कंपोजिट सॉइल मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोग जो सॉइल स्ट्रक्चर देखे, ऐसे सॉइल का देखे कि उस सॉइल में एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट है, या तो फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है, या फिर या तो कोर्स पार्टिकल प्रेजेंट है, या फिर वेरी फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है। तब इस प्रकार के सॉइल में किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा देखिए। लेकिन जो जनरली नेचर में जो सॉइल मिलता है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि उसमें क्या हो, कि सिर्फ एक ही प्रकार का पार्टिकल हो, ठीक है। वो कंपोजिट सॉइल हो सकता है, मतलब कि उसमें फाइन पार्टिकल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ कोर्स पार्टिकल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे सॉइल के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, सॉइल स्ट्रक्चर फॉर कंपोजिट सॉइल, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर फॉर कंपोजिट सॉइल देख रहे हैं हम लोग। तो पहला जो होता है कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर, स्केलेटन, स्केलेटन की स्पेलिंग क्या हो जाता है आपका, कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेलिंग स्केलेटन स्ट्रक्चर।
देख लेना, गलत होगा स्पेलिंग। तो कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, आपके कोर्स पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द कोर्स पार्टिकल होगा, डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। लेकिन जो फाइन पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वाइट्स में होंगे, इसके फाइन पार्टिकल वाइट्स में प्रेजेंट होंगे। मतलब इस प्रकार के जो कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर बनेगा, सॉइल तो कंपोजिट है, दोनों प्रकार के पार्टिकल हैं, लेकिन है क्या कि कोर्स पार्टिकल की जो अमाउंट है या फिर मात्रा है, ठीक है ना, जो कोर्स पार्टिकल का मात्रा है वो एज कंपेयर टू फाइन पार्टिकल क्या है, ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ज्यादा। जो कोर्स पार्टिकल है वो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक दूसरे के, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है कोर्स पार्टिकल। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो फाइन पार्टिकल है वो वाइट्स में है। फाइन पार्टिकल कहाँ है, तो वाइट्स में है। उसके बाद जो लोड लगेगा सॉइल में ऊपर से, वो लोड को कौन बियर करेगा, तो मतलब लोड बियरिंग, ठीक है ना। लोड बियर कौन कर रहा है, लोड बियर कौन कर रहा है, लोड बियरर कौन है, लोड बियर करने वाला कोर्स पार्टिकल है, ठीक है ना। कोर्स पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, आपका लोड बियर कर रहा है, ये याद रखना। तो इस प्रकार का जो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर रहेगा उसमें कोर्स पार्टिकल लोड को बियर करेगा, लोड बियरिंग मटेरियल कोर्स पार्टिकल है। उसके बाद लास्ट पॉइंट याद रखना कि इस प्रकार के सॉइल में जो कंप्रेसिबिलिटी होगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, लेस होगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, लेस होगा। क्या क्या पढ़े हम लोग, कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर में कोर्स पार्टिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइन पार्टिकल, कोर्स पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जबकि फाइन पार्टिकल जो है कोर्स पार्टिकल के वाइड में है, ठीक है। जो लोड आएगा इस प्रकार के सॉइल में, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में या फिर सॉइल के स्ट्रक्चर में लोड आएगा तो वो लोड को सह कौन रहा है, कोर्स पार्टिकल लोड को बियर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो कंप्रेसिबिलिटी आएगी वो क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। जस्ट इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा फाइन, ये क्या था, कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर, फाइन क्या बोलते हैं उसको, फाइन सॉरी कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला था कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर, दूसरा हो जाएगा कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में अब क्या हो जाएगा, जस्ट कंडीशन उल्टा हो जाएगा, इसमें फाइन पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या, कोर्स पार्टिकल के, ठीक है। कोर्स पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, फाइन पार्टिकल होंगे। मतलब कि फाइन पार्टिकल जो है बहुत सारे अमाउंट में है, ये पूरे फाइन पार्टिकल हैं, ठीक है ना। फाइन पार्टिकल की जो मात्रा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोर्स पार्टिकल, जबकि कोर्स पार्टिकल कहीं कहीं है आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, फाइन पार्टिकल एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, जबकि कोर्स पार्टिकल उनके वाइड में प्रेजेंट है कहीं कहीं पर। और उसके बाद फिर लोड बियर कौन कर रहा है, जब इसमें लोड लगेगा तो लोड बियर कर रहा है आपका फाइन पार्टिकल, लोड बियर करेगा, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, बस। तो इस प्रकार से कंपोजिट स्ट्रक्चर पूछेगा तो दो प्रकार के कंपोजिट स्ट्रक्चर बता देना, एक होता है कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कोहेसिव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका सॉइल स्ट्रक्चर खत्म। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्ले मिनरल, क्ले मिनरल देखेंगे, क्ले मिनरल। लेकिन क्ले मिनरल को देखने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा दो प्रकार के सीड्स पाए जाते हैं। देखो कोई सा भी क्ले हो, ठीक है ना, ईच मतलब कि किसी भी प्रकार के क्या होते हैं क्ले में, दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शीट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यूनिट या फिर टेट्राहेड्रल शीट होता है। और दूसरा क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शीट या फिर यूनिट पाए जाते हैं, ठीक है ना।
किसी भी प्रकार का क्ले मिनरल जो बनता है, कोई भी क्ले मिनरल बनता है, तो क्ले मिनरल दो प्रकार के सीड से मिलके बनता है। एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल और दूसरा जो होता है टेट्राहेड्रल यूनिट। इन दोनों के मिश्रण से ही क्या बनता है, आपका क्ले मिनरल बनता है। तो इनको पहले पढ़ लेते हैं। टेट्राहेड्रल यूनिट के बारे में बात करते हैं। टेट्राहेड्रल यूनिट जो होता है, इसको हम लोग ट्रेपोजियम शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें -1 का चार्ज होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो होता है एंड्स में ऑक्सीजन होते हैं। तो अब कैसे, देखो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल यूनिट। इसके हर एंड्स में क्या होंगे, आपके ऑक्सीजन होते हैं, हर एंड्स में ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और बीच में होता है सिलिका। बीच में क्या होता है, सिलिका होता है। टेट्राहेड्रल यूनिट में ट्रेपोजियम शेप रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव चार्ज होता है, एंड्स में ऑक्सीजन होते हैं हर एक एंड्स में, और बीच में होता है सिलिका। हर एक टेट्राहेड्रल यूनिट में जो ऑक्सीजन होते हैं एंड्स में, वो किसी अन्य टेट्राहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हर एक ऑक्सीजन दो टेट्राहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। हर एक ऑक्सीजन दो टेट्राहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड होता है, कहने का मतलब ये, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो प्रेजेंट है दो टेट्राहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड है, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर का ऑक्सीजन देखेंगे तो नीचे आपका एक और टेट्राहेड्रल यूनिट आ जाएगा, अरे ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे ये ऑक्सीजन, तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड होगा। ये वाला ऑक्सीजन बोलोगे तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल यूनिट, ये भी ऑक्सीजन बोलोगे तो यहाँ पर भी आपका एक टेट्राहेड्रल यूनिट होगा। तो समझ में आ रहा होगा, हर एक ऑक्सीजन जो है दो टेट्राहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये याद रखना, ईच ऑक्सीजन कनेक्टेड विथ टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स। उसके बाद देखते हैं ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो होता है आपका, उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। +1 चार्ज होता है, एंड्स में जो होता है हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है। एंड्स में क्या होता है आपका हाइड्रोक्सिल आयन होता है। कुछ दिख रहे हैं, कुछ तो दिख ही रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल यूनिट होता है। इसके एंड्स में क्या होते हैं, OH आयन होते हैं, हर एक एंड में क्या होता है, OH होता है। यहाँ पर भी एक एंड है, यहाँ पर भी, कितने एंड है इसमें, 6 एंड है। उसमें 4 एंड होते थे टेट्राहेड्रल में, इसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसमें ये जो पीक में, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, इसके जो क्राउन में होता है, वो होता है आपके तीन तीन अन्य, ठीक है। तीन वैसे ही वैसी किससे कनेक्टेड होता है, जो एंड्स में, ये जो एंड्स है ना, ये जो कोने में जो हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं, वो जो होते हैं तीन ऑक्टाहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तीन ऑक्टाहेड्रल यूनिट से कनेक्टेड होते हैं, लिख लो। लिख लिए, हम्म। और इसके बीच में क्या होता है, उसके सेंटर में सिलिका होता था। इसके जो सेंटर में या तो एल्यूमिना हो सकता है, या तो आयरन हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम हो सकता है। मैग्नीज है कि मैग्नीशियम है, एक मिनट, मैग्नीशियम है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैग्नीशियम हो सकता है। अगर बीच में एल्यूमिनियम होता है तो उसको गिब्साइड बोलेंगे। बीच में अगर एल्यूमिनियम होता है तो गिब्साइड बोलते हैं। अगर आयरन होगा बीच में तो उसको फेराइड बोलेंगे। और अगर बीच में मैग्नीशियम होगा, बीच में अगर मैग्नीशियम होगा ऑक्टाहेड्रल यूनिट के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूसाइड बोलते हैं, ब्रूसाइड, ठीक है।
गिब्साइट, फेराइट, ब्रूसाइट। आगे समझ में? बीच में एल्यूमिनियम रहा तो गिब्साइट, आयरन रहा तो फेराइट, बीच में मैग्नीशियम रहा तो ब्रूसाइट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका दो प्रकार के सीड्स जो कि हर एक प्रकार के क्ले मिनरल में पाए ही जाएंगे। ठीक है, अब क्ले मिनरल को पढ़ते हैं। पहला क्ले मिनरल हो जाएगा आपका, देखो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, क्ले मिनरल। ठीक है, क्ले मिनरल में सबसे पहले देखेंगे काओलाइनाइट। काओलाइनाइट ये एक प्रकार का क्ले मिनरल है, ये आपको पूछता है। तो ये जो क्ले मिनरल होता है उसमें याद रखना एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट और एक टेट्राहेड्रल यूनिट से मिलके बनता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट है और ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो एक काओलाइनाइट जो मिनरल होता है, क्ले मिनरल का पहला टाइप काओलाइनाइट। काओलाइनाइट जो होता है एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट और एक टेट्राहेड्रल यूनिट से मिलके बनता है। इसकी जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस है, तो ये जो थिकनेस होती है 7 एंगस्ट्रॉम की होती है। थिकनेस कितनी होती है? तो 7 एंगस्ट्रॉम की होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओपन बुक की तरह स्ट्रक्चर है तो ओपन बुक लाइक क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोल देते हैं, खुले हुए पुस्तक की तरह स्ट्रक्चर। और क्या पूछेगा? तो बीच में, ठीक है। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बॉन्ड अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, याद रखना। क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है इस प्रकार के फाइल की, तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बोथ आर लेस। ठीक है ना, स्वेलिंग, ये क्या, लो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है। लो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के सॉइल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है, और ये जो थिकनेस वेरी करता है आपका, थिकनेस 50 से लेके 250, सॉरी 50 से लेके 200 नैनोमीटर तक थिकनेस एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंडेड अप टू, एक्सटेंडेड अप टू, ठीक है, कहाँ? 50 से लेके 200 नैनोमीटर तक थिकनेस एक्सटेंड कर सकता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इस प्रकार के मिनरल का? तो चाइना क्ले, चाइना क्ले इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। काओलाइनाइट जो है पहले प्रकार का मिनरल हो गया। ये जो होता है आपका एक ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल यूनिट से मिलके बनता है। ओपन बुक के लाइक स्ट्रक्चर होता है और 7 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है। थिकनेस एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? 50 से 200 नैनोमीटर तक। जो इनमें, इनके बीच में बॉन्ड होता है, इनके बीच में बॉन्ड मतलब एक क्या हो गया आपका? एक मिनरल और ये दूसरा, दूसरा बनाओगे, समझ में आ रहा है? तो ये बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल ऐसा करके बनेगा ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। याद रखना कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें जो प्रॉपर्टी शो करता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की वो बहुत लेस होगा। और इसका एग्जाम्पल चाइना क्ले हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काओलाइनाइट के बाद दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं मोंट मोरिलो नाइट। मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बोलते यही है, मोंट मोरिलो नाइट बोलेंगे। मोंट मोरिलो नाइट में क्या होता है आपका? ये समझ में आ गया। एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट होता है और दो टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट होता है, दो टेट्रा, अच्छा इससे पहले काओलाइनाइट जो बोले थे ना, उसको 1:1 का मिनरल भी बोलते हैं। 1:1 मिनरल, उसको भी लिख लेना। 1:1 मिनरल बोलते हैं किसको? काओलाइनाइट जो पढ़े इससे पहले, उसको 1:1 मिनरल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2:2 मिनरल बोलते हैं। 2:2 मिनरल बोलेंगे। ठीक है, 2:2 मिनरल होगा। और जो इसकी थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस होगी वो 10 एंगस्ट्रॉम तक होगी।
और थिकनेस एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है, तो थिकनेस 3 नैनोमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो जो इसमें बॉन्ड होता है, इसमें जो बॉन्ड होगा, फिर से एक ये एक मिनरल हो गया और वैसे एक और बना लोगे, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वाटर बॉन्ड होता है। वाटर बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, याद रखना, इट इज द वीकेस्ट बॉन्ड, तो सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। तो जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करेगा वो क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। क्या होगा, वेरी लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या हो जाएगा, ब्लैक कॉटन, ठीक, ब्लैक कॉटन सॉइल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लिख लो, इसमें बीच में क्या रहता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बीच में एल्यूमिना रहता है। तो ये हो गया मोंट मोरिलोनाइट। एक बार और देख लो, मोंट मोरिलोनाइट में एक ऑक्टाहेड्रल, दो टेट्राहेड्रल यूनिट होता है, 2:2 का मिनरल है, बीच में एल्यूमिनियम होता है। थिकनेस जो होती है 10 एंगस्ट्रॉम की होती है, 10 एंगस्ट्रॉम की होती है। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, पता होगा ना। और यहाँ पर से 3 नैनोमीटर तक थिकनेस एक्सटेंड कर सकता है। बॉन्ड जो होता है वाटर बॉन्ड होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी वेरी हाई होती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल इसका एग्जाम्पल हो गया। मोंट मोरिलोनाइट के बाद अब पढ़ते हैं ई लाइट, ठीक है ना, ई लाइट, ये तीसरा हो गया मिनरल आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई लाइट देखो मोंट मोरिलोनाइट के जैसा ही होता है, ये भी 2:2 का मिनरल होता है। ठीक है, ये भी 10 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है। ये भी आपका क्या होता है, बीच में एल्यूमिना की जगह सिलिका आ जाएगा, और जो बॉन्ड होता है वाटर बॉन्ड की जगह में क्या आ जाएगा आपका, वाटर बॉन्ड की जगह में आयोनिक बॉन्ड आ जाएगा, आयन बॉन्ड, आयन, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड जो होता है इंटरमीडिएट बॉन्ड होता है। इंटरमीडिएट बॉन्ड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ना तो ज्यादा वीक और ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बीच वाला बॉन्ड है ये। ठीक है, तो इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी ना तो वेरी लार्ज होगी ना ही बहुत कम होगी, तो मतलब इंटरमीडिएट भी क्या करेगा ये, इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माइका इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, माइका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसकी जो थिकनेस होती है वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, तो थिकनेस एक्सटेंडेड अप टू 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर तक थिकनेस एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, जो पूछता है आपको बेसिकली इलाइट में ये पूछ देगा, इसका एग्जांपल पूछ देगा, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी पूछ देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है ना, तो इलाइट में कौन सा बॉन्ड, और इस बॉन्ड के बारे में पूछेगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको पूछ देगा, या फिर ऐसे जमाओ, ऊपर से नीचे जमाओ ऐसा बोल देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वाटर बॉन्ड, इनमें कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, या फिर कौन सा सबसे वीक बॉन्ड है, या फिर ऐसा पूछ देगा कि क्रम से जमाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, है ना, ऐसा करके आपको पूछेगा क्वेश्चन। तो ये आपका क्या था, क्ले मिनरल था, 3 प्रकार के क्ले मिनरल पढ़ लिए। अब फाइनली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ दी सॉइल में वापस आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो होता है आपका पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जानते हैं जनरली हम लोग क्या देखते हैं, क्ले देखते हैं, क्ले से थोड़ा बड़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा आपका, सिल्ट हो जाएगा, सिल्ट से जो थोड़ा बड़ा पार्टिकल है वो सेंड हो जाएगा, सेंड से बड़ा पार्टिकल ग्रेवल हो जाएगा, ग्रेवल से बड़ा पार्टिकल कोबल हो जाएगा, और कोबल से बड़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा आपका, कोबल से बड़ा पार्टिकल बोल्डर हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्ले से भी छोटा पार्टिकल देखना है तो क्ले से छोटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कोलाइट, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, कोलाइड या फिर कोलाइट। तो ये क्या हो गया आपका, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सेंड, ये हो गया। अब इसके पार्टिकल की साइज को अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्ले की बात करते हैं, तो क्ले में पार्टिकल का साइज होगा 2 माइक्रोन से लेस,
या फिर जनरली कहाँ से कहाँ 0.2 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक जो होता है वो क्ले होता है। कोलाइड की अगर मैं बात करूंगा तो कोलाइड जो होता है 0.2 माइक्रोन से लेस, ठीक है, 0.2 माइक्रोन से लेस। क्ले के बाद हम लोग आते हैं सिल्ट में। तो सिल्ट का जो साइज होता है आपका 2 माइक्रोन से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, ये आपका होता है 75 माइक्रोन तक होता है। अगर इसको भी सिल्ट को भी कैटेगराइज करूं तीन प्रकार से, फाइन सिल्ट हो जाएगा, फाइन सिल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर मीडियम सिल्ट हो जाएगा, मीडियम सिल्ट, और मीडियम के बाद कोर्स सिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिल्ट को भी क्या किया, मैं क्लासीफाई किया इसको तीन भागों में, ठीक है। तो फाइन सिल्ट का हम लोग साइज लेते हैं 2 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक, उसके बाद फिर 10 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक, और उसके बाद फिर 20 से लेके 75 माइक्रोन तक हम लोग सिल्ट की साइज लेते हैं। सिल्ट से छोटा हम लोग आएंगे तो किसमें आ जाएंगे, सिल्ट से छोटा होता है सेंड। सेंड की अगर मैं बात करूं तो सेंड जो होता है आपका 75 माइक्रोन से लेके कहाँ तक होता है, या अगर 75 माइक्रोन को मैं एमएम में कैसे लिख सकता हूँ, 0.075 एमएम लिख सकता हूँ ना। बताया था ना 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है 1000 एमएम। तो एमएम में कितना हो जाएगा 0.075 एमएम। तो 0.075 एमएम से लेके 4.75 एमएम तक क्या होता है आपका सेंड की साइज होती है। सेंड को भी मैं तीन भागों में बांट सकता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। सेंड को भी मैं तीन भागों में बांट सकता हूँ। कैसे, एक हो सकता है आपका फाइन सेंड, या फिर ऐसे बांटते हैं, एक हो जाएगा आपका फाइन सेंड, फाइन सेंड, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका मीडियम सेंड, और मीडियम के अलावा आप क्या बांट सकते हो, कोर्स सेंड में बांट सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी साइज क्या हो जाएगी आपकी 0.75 मतलब 75 माइक्रोन से लेके 425 माइक्रोन तक, फिर 425 माइक्रोन से लेके 1 mm तक, नहीं 2 mm तक, ठीक है। 0.075 mm से 0.425 mm, 0.425 mm से लेके 2 माइक्रोन और 2 मतलब 2 mm, और 2 mm से लेके 4.75 mm तक क्या हो जाएगा, कोर्स सेंड हो जाएगा। अब ये सेंड हो गया। सेंड से बड़ा पार्टिकल क्या होता है, सेंड से बड़ा पार्टिकल क्या होता है, ग्रेवल होता है ना। ग्रेवल की जो साइज होती है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 4.75 mm से लेके 80 mm तक वेरी करती है। अगर इसको मैं बांटना चाहूँ तो दो भागों में बांट सकता हूँ, एक आपका क्या हो जाएगा फाइन, फाइन ग्रेवल, और दूसरा क्या हो जाएगा कोर्स, ठीक है। फाइन ग्रेवल की बात करूंगा तो 4.75 mm से लेके 20 mm तक बोल सकते हैं, और इसको हम लोग 20 mm से 80 mm तक क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेवल बोलेंगे। ग्रेवल के बाद हम लोग आगे आएंगे तो कोबल में आएंगे। कोबल की बात करेंगे तो आपका 80 mm से लेके 80 mm से लेके 300 mm, ठीक है, 300 mm। और कोबल से भी बड़ा होता है आपका बोल्डर। तो बोल्डर में अगर आप लोग आ जाओगे तो बोल्डर जो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 300 mm, ठीक, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 300 mm। ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये तो था पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो पार्टिकल के साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा लिखना साइज मतलब सॉइल का क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, वो पहली बात रोड डेवलपमेंट वर्क के लिए मतलब पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो होता है, हम लोग कौन सा यूज करते हैं पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, जनरली हाईवे रिसर्च बोर्ड के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है सॉइल का यूज करते हैं। और ये किस पे बेस्ड है अगर पूछेगा, देखो इससे पहले पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखे थे वो किस पे बेस्ड था, पार्टिकल के साइज पे बेस्ड था।
ये जो हाईवे रिसर्च बोर्ड का क्लासिफिकेशन है वो पार्टिकल के साइज पे भी बेस्ड है, पार्टिकल के साइज पे भी बेस्ड है, और उसके अलावा प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बेस्ड है। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज पार्टिकल साइज। तो ये हो जाएगा आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बता दिया ना। पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है, क्या है ये? पब्लिक रोड डेवलपमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, तो पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन मेथड यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। और याद रखना, इसी को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? हाईवे रिसर्च बोर्ड के अंतर्गत हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल निकालते हैं। GROUP, ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप इंडेक्स मतलब GI कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये GI जितना ज्यादा होगा उतना ही घटिया क्वालिटी का, उतना ही पुअर क्वालिटी का क्या होगा? आपका सॉइल होगा, याद रखना। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GI वैल्यू। ये जो GI वैल्यू वेरी करती है आपकी, ठीक है ना, 0 से लेके 20 तक वेरी करती है। ठीक है, 0 से लेके 20 तक वेरी करती है। इसको निकालते कैसे हैं GI को? तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो। ठीक है ना, फॉर्मूला जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी देखेंगे, यहाँ भी बता देता हूँ। ग्रुप इंडेक्स, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, ग्रुप इंडेक्स ऑफ दी सॉइल जो होता है वो अगर ज्यादा हुआ तो क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या होगी? पुअर होगी। वैल्यू जो रेंजेस बिटवीन 0 to 20। उसके बाद याद रखना, ग्रुप इंडेक्स जो मेथड है या फिर ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस पे डिपेंड करता है? तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? तो P पे डिपेंड करता है, WL पे डिपेंड करता है, IP पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अच्छा, ये लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट पे डिपेंड करता है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये P क्या है? P जो है परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन क्ले साइज, या फिर नहीं, क्ले साइज नहीं, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन क्या हो जाएगा? 75 माइक्रोन। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन, ये P है। तो ये सब कैसे पता चला कि इस पे डिपेंडेंट है? तो ये हम लोग पता करेंगे कि ग्रुप इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है GI इज इक्वल्स टू, देखो याद करने का तरीका, 0 पॉइंट लिखना, फिर लिखना 0.0, फिर लिखना 0.00, यहाँ लिख देना 2, यहाँ लिख देना 1, और यहाँ लिखना 5। ठीक है, फिर लिखना A, फिर लिखना B, फिर लिखना C, फिर लिखना इधर D, और इधर लिखना A। ठीक, सबको जोड़ देना। फिर से देखते हैं क्या किया मैं, 0 पॉइंट लिखा, फिर 0.0 लिखा, फिर 0.00 लिखा, फिर लिखा 2, इधर लिखा 1, इधर लिखा 5, इधर लिखा ABC, D को इसमें लिखना D, और फिर A, फिर जोड़ देना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे में याद रहेगा, अदरवाइज हर बार कंफ्यूज होगे याद करने में, है ना। तो ऐसे ही याद रखना है इस फॉर्मूला को। तो ये हो जाएगा ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला। इसमें ABCD है क्या, है ना। तो A जो है आपका P-35 है, ये जो है P-15 है, ये जो है लिक्विड लिमिट -40 है, 40, और ये जो है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10 है। इन दोनों की वैल्यू जो होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, इन दोनों की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। ये है आपका ABCD। इससे आपको क्या निकल जाएगा? GI निकल जाएगा, और पता चल जाएगा सॉइल का क्वालिटी। तो GI के हेल्प से क्या कर रहा है ये हाईवे रिसर्च बोर्ड? क्लासीफाई कर रहा है सॉइल को।
उसके बाद फिर तीसरा मेथड देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हो जाएगा इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, थोड़ा जल्दी देखते हैं, टाइम हो गया है। इंडियन सॉइल, आज थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये बोलेगा कि कोर्स पार्टिकल होता है अपने पास और एक फाइन पार्टिकल होता है। इसको कैसे पहचानोगे, कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल के बीच में अंतर कैसे करोगे। तो कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल के बीच में अंतर करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 75 माइक्रोन सीयू, 75 माइक्रोन ISU, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड जो सीयू होता है उससे उससे अगर 50% और मोर देन 50% और मोर देन 50% पार्टिकल अगर सीयू में रिटेन हो गया है 75 माइक्रो सीयू में, तो दैट इज कोर्स सॉइल। और फाइन सॉइल क्या होता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर 50% और लेस देन, ठीक है, या फिर बोल लूं 50% और मोर देन 50% पार्टिकल पासेस थ्रू 75 माइक्रोन सीयू, ठीक है ना। कोर्स में मैं क्या बोला कि 75 माइक्रोन सीयू में 50% और मोर देन 50% पार्टिकल रिटेन, ठीक है ना, रिटेन करेगा तो वो कोर्स पार्टिकल है। और फाइन पार्टिकल क्या हो जाएगा, 75 माइक्रोन ISU से 50% और मोर देन 50% पार्टिकल पासेस, ठीक है ना, पास्ड ओवर 75 माइक्रोन, ठीक है ना, पास्ड ओवर दिस, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा। तो ऐसा एक हो गया आपका इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन। लेकिन हम लोग एक चीज और जानते हैं कि कोर्स पार्टिकल भी दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना, एक सैंड हो सकता है और एक ग्रेवल हो सकता है। तो इसको भी वैसे ही क्लासीफाई कर सकते हो। पार्टिकल का साइज क्या क्या होता है, सैंड का मैं बताया था, सैंड जो होता है आपका 0.075 से लेके 4.75 तक होता है। तो मतलब 4.75 mm का क्या करोगे, सीव लोगे, 4.75 mm का क्या लोगे, सीव लोगे। या फिर ISU लिख लेता हूँ, ISS से ISU हो गया। तो अब इस सीव से क्या करोगे, पास करोगे पार्टिकल को और पता करोगे सैंड है कि ग्रेवल है। तो इसमें भी वैसी, अगर 50% और मोर देन 50% मोर देन 50% पार्टिकल क्या हो जाएगा आपका, रिटेन कर जाएगा, रिटेन। अगर रिटेन कर गया, रुक गया, तो वो ग्रेवल है। और अगर पास हो गया 50% या फिर मोर देन 50% पार्टिकल पास हो गया, तो वो सैंड है, ठीक है। तो ऐसा करके भी आप लोग सैंड और ग्रेवल में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। हर एक चीज का आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपका, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन ऐसे ही क्लासिफाई करने के लिए बोल रहा है। उसके अलावा बोलता है, यानी कि इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे काम कर रहा है। तो पहला क्या हो गया, पार्टिकल साइज, ठीक है ना, पार्टिकल साइज, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर प्लास्टिसिटी लिखो, और उसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये तीन बेसिस पे काम करता है, तीन बेसिस पे क्लासिफाई करता है सॉइल को। इस चीज को याद रखना, ऐसा पूछ लेता है, ठीक। तो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन परसेंटेज फाइननेस, प्लास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में कोर्स ग्रेन सॉइल को, कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई ये तीन प्रकार से करता है। अभी मैं क्या बोला, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंतर्गत में तीन प्रकार के सॉइल आ सकते हैं, ठीक है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल को इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, इससे पहले बोला था ना कि कोर्स सॉइल जो होता है दो प्रकार से, सैंड हो सकता है और क्या हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है। मेनली दो ही प्रकार का होता है, उससे भी बड़े होते हैं। लेकिन कोर्स में हम लोग मुख्य रूप से जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, कोबल बोल्डर का तो यूज नहीं करते ना, सिर्फ सैंड और ग्रेवल का यूज होता है। तो यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्स ग्रेन सॉइल में दो प्रकार के सॉइल आएंगे, एक सैंड होता है और एक ग्रेवल होता है। और एक और चीज बोलता है ये क्लासिफिकेशन, कि मैं कोर्स ग्रेन सॉइल को परसेंटेज फाइननेस के हिसाब से भी
क्या कर सकता हूँ, क्लासिफाई कर सकता हूँ। परसेंटेज फाइननेस के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो करो, करके दिखाओ, है ना। तो परसेंटेज फाइननेस के हिसाब से कोर ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई किया गया। तो वो कैसे क्लासिफाई किया गया, पहला, इफ परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5%, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इफ परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 5%, सॉरी, ग्रेटर देन 12%। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, इफ परसेंटेज फाइननेस इन बिटवीन 5 to 12%। तीन प्रकार से क्लासिफाई करता है। इसको अब हम लोग देखेंगे। कोर ग्रेन सॉइल को परसेंटेज फाइननेस के हिसाब से क्लासिफाई कर रहा है। पहला बोल रहा है कि इफ परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5%, तो उस हिसाब से क्या होगा, इफ परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12%। और तीसरा बोल रहा है इफ परसेंटेज फाइननेस इन बिटवीन 5 to 12%, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग। पहला पहला क्या हो जाएगा, इफ परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5%। हम लोग जान रहे हैं कि कोर सॉइल दो ही प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये भी बोल रहा है कि कोर सॉइल हमारे पास ग्रेवल होगा, सैंड होगा। अच्छा, इस मेथड को बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, ठीक है, ये चार ही मेन सॉइल होते हैं, है ना। तो क्ले को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्ट को एम से, सैंड को एस से, और ग्रेवल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है। याद रखना कि क्ले को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सी से, सिल्ट को एम से, सैंड को एस से, और ग्रेवल को जी से। और अगर मान लेते हैं ऐसा लिखा है, जी एम, ऐसा लिख दिया है सी जी एम, इसका मतलब क्या होगा, सी से क्ले, जी से ग्रेवल, और एम से सिल्ट। याद रखना ये सॉइल मेरा क्ले है। अब मेरे को पता कैसे चला कि ये मेरा सॉइल क्ले है, वो मेरे को इधर इंडिकेशन से पता चला। एक्चुअली में क्या होता है कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखना, इधर से पढ़ना चालू करना, ठीक है, इधर से पढ़ना चालू करना और इधर की ओर आगे बढ़ना। तो सिल्टी ग्रेवली क्ले, इसको बोलूंगा कैसे मैं, ये मेरे पास क्या है, सिल्टी ग्रेवली, सिल्टी ग्रेवली, हाँ, सिल्टी ग्रेवली क्ले है, ठीक है। मैं कुछ भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिल्टी ग्रेवली क्ले, मतलब बेसिकली क्या है, मेरा क्ले ही है। या फिर ऐसा लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सिल्टी क्लेई ग्रेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्टी क्लेई ग्रेवल हो जाएगा। पहले भी कुछ गलत नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो थोड़ा सा गलत हो जाता था। सिल्टी क्लेई क्या हो जाएगा, ये ग्रेवल हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि एम इसमें, जी इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है, फिर सी, और फिर एम सबसे कम मात्रा में है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका ऐसा ही रहता है। तो इससे आप लोग पहचान जाओगे कौन सा सॉइल है ग्रेवल, लेकिन ग्रेवल में मिला क्या हुआ है, क्ले और सिल्ट मिला हुआ है। तो उसको बोलने का तरीका क्या हो गया, सिल्टी क्लेई ग्रेवल हो गया। ये चीज को याद रखना, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5%, तो मेरे पास ग्रेवल होगा, मेरे पास सैंड होगा। ग्रेवल को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सैंड को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेवल को मैं दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक वेल ग्रेडेड और एक पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड कैसे रिप्रेजेंट करता है, यही बता देता हूँ। ग्रेवल का क्या हो गया, टी, और वेल ग्रेडेड का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, और पुअरली ग्रेडेड क्या हो गया, ग्रेवल हो गया। वैसे ही क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा, और पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ ना। चलो इसको कल ही करें क्या, आज पढ़ाने का मन भी नहीं लग रहा है, तो कल ही करते हैं इसको, ठीक है। कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।